हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मान के चलो कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो और वहाँ पे आपको खाना है क्या, तंदूरी रोटी और कढ़ाई पनीर। आपने ऑर्डर किया, पता ही नहीं चला किसको ऑर्डर करें। वही पर्सन ऑर्डर भी ले रहा है, वही पर्सन कुक भी है, वही पर्सन आपको ला के देगा भी। ये सारी चीज़ें सिर्फ एक ही पर्सन कर रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा ही हाल होता है जब किसी भी ऑफिस में या ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंटेशन या ये वाला जो फंक्शन है ये परफॉर्म नहीं होता है। यहाँ पे आज हम प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट का नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, सॉरी, दैट इज डिपार्टमेंटेशन। आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जब डिसाइड हो जाता है, इसमें बात आती है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स कैसे डिसाइड हो। ठीक है, तो डिपार्टमेंटेशन का मतलब ये होता है कि इट मीन्स डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्मॉलर यूनिट्स फॉर बेटर एफिशिएंसी एंड क्लैरिटी। हर एक डिपार्टमेंट अपने स्पेसिफिक टास्क पे काम करेगा, कंट्रोल करेगा और उसका एक हेड होगा या मैनेजर होगा या सुपरवाइजर होगा। तो किसी भी ऑर्गेनाइजिंग, कौन से फंक्शन का ये स्टेप है, ऑर्गेनाइजिंग का। तो ऑर्गेनाइजिंग में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, दैट इज डिपार्टमेंटेशन। यूजुअली वैसे मैं किसी भी डेफिनेशन को इंक्लूड नहीं करती हूँ, लेकिन ये एक सजेस्टेड एडवाइस होता है या ये एक बिन बताई हुई चीज़ होती है दैट यू हैव टू फॉलो वाइल राइटिंग योर नोट्स, while preparing your notes, that you need to add some standard definition also. अगर याद हो जाए तो ठीक है, ना याद हो तो कोई लोड नहीं लेना, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, मेरा मानना तो यही है। डिपार्टमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एक्टिविटीज एंड एम्प्लॉयज इनटू डिफरेंट यूनिट्स फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल। अगर याद हो जाएगा तो ठीक है, नहीं याद हो कोई बात नहीं है, दिया था ये खून्स एंड ओडोनल ने। अगर ये याद ना हो तो अपनी डेफिनेशन लिख लेना और अपना नाम लिख लेना अकॉर्डिंग टू मी, ओके। मजाक कर रही हूँ। मूविंग अहेड, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेफिनेशन की बात करें तो जो डिपार्टमेंटेशन का बेनिफिट ये है कि ये सिंप्लीफाई कर देता है जितना भी काम है उसको और डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सिमिलर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ में। ये स्पेशलाइजेशन को अलाउ करता है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली असाइन होती है। ये मैनेजरियल जो फोकस है ना उसको स्पेसिफिक एरियाज तक कंट्रोल करके रखता है। समझ रहे हो बात को? अगर मैनेजमेंट का जो काम है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बटेगा या फिर अलग अलग सारा काम एक ही मैनेजर करेगा तो डेफिनेटली वहाँ पे क्योस्क होगा, कन्फ्यूजन होगा। इसीलिए इसका फ़ायदा ये है कि मैनेजरियल फोकस को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंटेशन की बात करें, डिपार्टमेंटेशन कैसे होता है, ये दोनों का ही आंसर यही है। क्या डिपार्टमेंटेशन होता कैसे है और इसका टाइप्स कैसे है, क्या क्या है, ये इसी का आंसर है। नंबर वन, फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन। जब हम डिपार्टमेंट्स को या जितना भी बिजनेस में फंक्शंस है ना उसको सिमिलर फंक्शंस के बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं पूरे बिजनेस को। फॉर एग्जांपल एचआर डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, ये आपका फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन के अंडर में आया। ठीक है, दूसरा है प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशन। जब बेसिकली जहाँ पे प्रोडक्शन वाला काम चलता है ना, ये उसमें ज़्यादा फेमस है या पॉपुलर है, यूज़ किया जाता है, जहाँ पे प्रोडक्ट के बेसिस पे या सेपरेट प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पे सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया जाता है। जैसे अगर हम HUL की बात करें, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की, तो यहाँ पे पर्सनल केयर है, होम केयर है। पर्सनल केयर में डव सनसिल्क का डिपार्टमेंट हो गया, या फिर होम केयर डिपार्टमेंट अलग है जिसमें सर्फ एक्सेल और विम वगैरह आ गया। ठीक है, तो पहला डिपार्टमेंटेशन क्या है, फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन एंड प्रोडक्ट बेस्ड डिपार्टमेंटेशन। ये टाइप्स भी हैं और बेसिस भी आप समझ सकते हो कि डिपार्टमेंटेशन कैसे किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर? जैसा भी क्वेश्चन है प्लीज़ उसको ऐसे फ्रेम कर लेना। अगला है ज्योग्राफिकल या फिर रीजनल डिपार्टमेंटेशन। जब किसी भी ऑफिस में या किसी भी कंपनी का जो ऑपरेशनल एरिया है वो बहुत ही लार्ज होता है ना, इन दैट केस काम को अच्छे से स्मूथ वे में मैनेज करने के लिए उसको अलग अलग लोकेशंस में डिवाइड कर लिया जाता है। ठीक है, उसको अलग अलग रीजन्स में डिवाइड कर लिया जाता है, जैसे साउथ रीजन, नॉर्थ रीजन, ईस्ट रीजन, इस तरीके से अलग अलग स्टेट्स के बेसिस पे भी डिसाइड कर लिया जाता है। जैसे अगर हम अमेजॉन इंडिया की बात करें तो उनके ऑपरेशंस नॉर्थ जोन, साउथ जोन, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन में डिवाइडेड है। कल को जाके इन सब का एक हेड होता है। कल को जाके अगर आप का प्रमोशन होगा आफ्टर ज्वाइनिंग 2 to 3 years के बाद, तो आप कहीं पे भी रीजनल हेड बन सकते हो। अगर मैं मार्केटिंग फील्ड की बात करूँ तो रीजनल हेड मतलब इन सारे जो रीजन्स हैं उनको आप हेड करोगे, और आपके ऊपर कौन रहेगा, आपके ऊपर रहेगा जो कंट्री हेड होगा वो। तो इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइन होता है। ये आपका है ज्योग्राफिकल या फिर रीजनल डिपार्टमेंटेशन। इज इट क्लियर एवरीवन?
अगला है कस्टमर बेस्ड डिपार्टमेंटेशन, और यहाँ पे जो डिपार्टमेंटेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर्स। अगर कोई सिंगल बिजनेस बहुत सारे कस्टमर्स को डील करता है ना, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, या उनके अलग अलग कस्टमर्स हैं जो अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तब वहाँ पे कस्टमर बेस्ड डिपार्टमेंटेशन हो जाता है। एक है सपोज अगर मैं बैंक्स की बात करूँ, SBI बैंक है तो उसमें रिटेल बैंकिंग है, कॉर्पोरेट बैंकिंग है। रिटेल बैंकिंग जो है इंडिविजुअल कस्टमर्स को डील करेगा, कॉर्पोरेट बैंकिंग किसको डील करेगा, बिजनेस क्लाइंट्स को डील करेगा। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, आगे बढ़े। अगला है प्रोसेस बेस्ड एडमिन डिपार्टमेंटेशन। ये किसका है, जब जहाँ पे ना बहुत सारे से ऑटोमोबाइल यानी कि जो कार बनती है उसमें कितने सारे प्रोसेस के बाद प्रोडक्शन होता है, तो अलग अलग प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होगा। बेसिकली अगेन ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से ही ज़्यादा रिलेटेड है जब प्रोसेस के बेसिस पे डिपार्टमेंटेशन कर दिया जाए। तो यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स के बारे में अभी पढ़ा है। एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ना इसके बहुत कॉमन है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो इसको डेफिनेटली लिख लोगे। तो मैं आपको सजेशन दूंगी कि कुछ चीज़ें आप अपने एंड से भी लिखो ताकि आपका जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो इसमें वो ज़्यादा अच्छा हो जाए। तो प्लीज़ अपने नोट्स में थोड़ा ब्रीफ में इसको भी इंक्लूड कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो डिपार्टमेंटेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप। अब देखो लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप क्या है। अगेन एग्जाम्पल लो कि एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे एक हेड शेफ़ है, ठीक है, एक हेड शेफ़ है। उसका क्या काम है, उसका काम है खाने की क्वालिटी अच्छी हो, खाना बनाना, अच्छी अच्छी डिशेस बनाना, लोगों के ऑर्डर्स को हैंडल करना, उनको अच्छी सर्विस मिले, उनको अच्छा एक्सपीरियंस मिले, इस चीज़ को हेड करना, ये हेड शेफ़ का काम है। लेकिन इसके साथ एक और पर्सन है, वो है न्यूट्रिशन एक्सपर्ट। इसका काम क्या है, इसका काम है कि खाने में प्रॉपर न्यूट्रिशन है या नहीं है, लोगों के लिए हेल्दी खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, सो दैट जो कस्टमर्स हैं उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को मेंटेन किया जा सके। तो ये जो मेन काम या ये जो सपोर्टिव फंक्शन है, ये मेन काम नहीं करेगा न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, ये सिर्फ सपोर्ट करेगा, ये एडवाइस देगा किसको, हेड शेफ को, कि खाने में और क्या क्या चीज़ें ऐड हो सकती है, इंग्रेडिएंट ऐड हो सकते हैं टू मेक इट हेल्दी। तो यही है लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप। बेसिकली इन दोनों के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है ना, इसी के बेसिस पे कोई भी डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर सकता है और थोड़ा जो वर्क प्रेशर है वो डिवाइड हो जाता है। डिफरेंट मैनेजर्स हैव डिफरेंट अथॉरिटी। जो लाइन मैनेजर्स हैं वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। इज इट क्लियर? एंड जो स्टाफ मैनेजर है वो एडवाइस देते हैं या फिर सपोर्ट करते हैं किनको, लाइन मैनेजर्स को। इनका मेन काम नहीं होता है, ये सिर्फ आपको एडवाइस देंगे या सपोर्ट देंगे, बट हाँ इनके बिना काम चल भी नहीं सकता। ये थोड़ा वर्कलोड को थोड़ा कम करते हैं लाइन मैनेजर्स के। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर हो गया। मुझे बताओ इसमें से कौन सा लाइन मैनेजर है, कौन सा स्टाफ मैनेजर है, ठीक है। अभी बात करते हैं कि लाइन और अथॉरिटी स्टाफ अथॉरिटी में डिफरेंस क्या है। लाइन अथॉरिटी का काम क्या होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क, और स्टाफ अथॉरिटी का काम होता है सपोर्टिव वाला, ठीक है, सपोर्ट करता है। अथॉरिटी की बात करें तो लाइन अथॉरिटी या लाइन जो मैनेजर्स है उसके पास फुल कंट्रोल है, और स्टाफ अथॉरिटी के पास डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। ये जो भी डिसीजन लेगा ये स्टाफ लाइन मैनेजर के पास जाएगा और वही उस पर वो साइन करेगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो लाइन मैनेजर का काम होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें। एंड स्टाफ अथॉरिटी या स्टाफ मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है दैट दे प्रोवाइड द एक्सपर्ट असिस्टेंस नीडेड टू परफॉर्म द फंक्शंस या टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। एंड देन फाइनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लाइन मैनेजर्स का ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है, स्टाफ मैनेजर्स का कोई खास इंपॉर्टेंट रोल रहता नहीं है, बस ये एडवाइस करते हैं, ठीक है। अब जल्दी से मुझे बताओ एचआर मैनेजर का कौन सा रोल है, लाइन या स्टाफ? नीचे कमेंट करना, नीचे कमेंट करना। एचआर मैनेजर क्या है, लाइन अथॉरिटी या स्टाफ अथॉरिटी? ये आपको इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चंस, या वाइवा में पूछे जाते हैं। मैं बता देती हूँ, एचआर मैनेजर क्या है आपका, स्टाफ अथॉरिटी। ये लोगों को हायर करने के लिए सब कुछ प्रोसेस तो करेगा, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होगा ना वो लाइन मैनेजर्स का ही होता है, ठीक है। ये शॉर्टलिस्ट करके जो कैंडिडेट देगा वो लाइन मैनेजर उस पर साइन करेगा। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। एंड हाँ, इसके थोड़े से एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी इंक्लूड कर लेना, या इसका थोड़ा ब्रीफ में पढ़ लेना, क्या क्या फ़ायदा है क्या क्या नहीं। कन्फ्यूजन कम होगा, अच्छे से काम डिवाइड होगा, तो यही सारे इसके बेनिफिट्स हैं। अब आप लॉन्ग लिखने के लिए खुद ही ज़्यादा कैपेबल हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, नीचे कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पैन ऑफ कंट्रोल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।